नमस्कार दोस्तों। आज है 16 जनवरी 2024 और 16 जनवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके राइट आंसर भी आज अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर नाम से अपनी एक क्लास आती है जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित हुआ? तो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था। राजस्थान का मैप कुछ इस प्रकार दिखता है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर पड़ता है और राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर एक बीकानेर नाम का जिला है, वहां पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित हुआ था। राजस्थान के बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और राजस्थान के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, जो कि भी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखना है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के अंदर उत्तर पश्चिम के अंदर थार का मरुस्थल है, उसी के अंदर एक जिला है बीकानेर, वहां पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था। ये करंट का सेगमेंट है। ये एक ऊंट है जो नृत्य कर रहा है और उसी एक महोत्सव की एक फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को अपन भारतीय सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं उस पर अपन थोड़ी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे कल अपन ने भारतीय सेना दिवस मनाया था। सेना दिवस वर्ष 1949 की याद दिलाता है। तो ऐसा 1949 में क्या हुआ था? 1949 में जब फील्ड मार्शल कोंडेडेरा एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे, जो भारतीय सेना के अंतिम ब्रिटिश सेवा प्रमुख जनरल FRR बूचर के उत्तराधिकारी थे। यानी जो ब्रिटिश सेवा के प्रमुख जनरल थे FRR बूचर, उनको हटाया गया था और उनके उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय फील्ड मार्शल कोंडेडेरा एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। तो इसी उपलक्ष्य के अंदर अपन 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं 1949 से। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर कल भारतीय सेना के 76वें सेना दिवस की उपलक्ष्य में एक शानदार परेड की मेजबानी की थी। लगातार दूसरे वर्ष सेना दिवस परेड को दिल्ली के बाहर स्थानांतरित किया गया था। मतलब पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि जो सेना दिवस की परेड है वो दिल्ली से बाहर की जा रही है। इस बार की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी। ठीक है, पिछले वर्ष परेड थी वो बेंगलुरु के MED एंड सेंटर के परेड ग्राउंड में आयोजित की गई थी। तो पिछले साल की जो परेड है वो बेंगलुरु के अंदर हुई थी और इस बार की जो परेड है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर की गई थी और ये 76वां सेना दिवस था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्यों मनाया जाता है, क्या है, उस पर अपन ने डिटेल एनालिसिस कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो कल मुनव्वर राणा का निधन हो गया था 71 वर्ष की आयु के अंदर। कौन है तो आप सब जानते हो। अभी इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब का जमाना है तो इनको आप बार बार देखते हो रील्स के अंदर। ये एक अच्छे साइड थे। कौन थे? मुनव्वर राणा एक अच्छे साइड थे। ये मुनव्वर राणा की फोटो है। ये उत्तर प्रदेश के ही थे और इनका कल 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं क्या जीके बनता है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले मुनव्वर उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। ठीक है, तो इनकी भाषा थी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे। रायबरेली जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये पैदा हुए थे। इनके द्वारा रचित एक कविता है। कौन सी कविता है? तो साहेदाबा। साहेदाबा के लिए इन्हें सन 2014 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि जो साहेदाबा कविता है उसके लेखक कौन है? तो वो है मुनव्वर राणा है, जिनके 71 वर्ष की आयु में भी निधन हो गया है और इनको साहेदाबा के लिए 2014 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये उर्दू भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस लेखक ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक लिखी थी MJ अकबर ने। किन्होंने लिखी थी? MJ अकबर ने लिखी थी। यह MJ अकबर की फोटो है और इन्होंने ही गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? तो कल स्पेनिश सुपर कप का फाइनल था और
रियल मैड्रिड टीम ने ये जीता है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। जो ये दूसरे नंबर पर बार्सिलोना लिख रखा है, इनको फाइनल में 4-1 से हराया था, और रियल मैड्रिड है वो स्पेनिश सुपर कप में विजेता हुई थी। ये फुटबॉल का होता है, सब जानते हो आप इसके बारे में। रियल मैड्रिड विंस अगेन बार्सिलोना इन स्पेनिश सुपर कप, ठीक है, तो ध्यान रखना है, रियल मैड्रिड जीती है, बार्सिलोना उप विजेता है, इनको फाइनल में 4-1 से हरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा निधि योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य राज्य के स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना है? तो कर्नाटक राज्य सरकार की एक योजना है युवा निधि योजना, जिसके अंदर जो युवा बेरोजगार हैं उनको 3,000 और 1,500 रुपए महीने के दिए जाते हैं। किनको 3,000 दिए जाते हैं, किनको 1,500 दिए जाते हैं, उन पर अपन थोड़ी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्नातक बेरोजगार हैं, स्नातक बेरोजगार का मतलब है जिन्होंने यूजी कर रखी है, जिन्होंने बीए बीएससी ऐसी कोई डिग्री कर रखी है, उनको तो 3,000 रुपए प्रति महीना, और जिन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखा है ऐसे बेरोजगारों को 1,500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक भत्ता मिलेगा, तो ये 3,000 और 1,500 रुपए है, 2 साल तक मिलेंगे, और 2 साल में पैसों के साथ कुछ कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि 2 साल की अवधि के अंत में उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। कर्नाटक के बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु या बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। तो तीनों फैक्ट आप याद कर लेना। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु या बेंगलोर है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, और इन्होंने जो योजना शुरू की है युवा निधि योजना, जिसके अंदर जो स्नातक बेरोजगार है उनको 3,000 रुपए प्रति महीना, और जो डिप्लोमाधारी है उनको 1,500 रुपए प्रति महीना 2 साल तक दिया जाएगा। साथ में कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि 2 वर्ष की अवधि के अंत में उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन क्या है? FCI, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंग्लिश के अंदर ऐसी होती है। तो FCI का 60वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 14 जनवरी 2024। 14 जनवरी 2024 को FCI का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। DRDO का 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मैंने 1 जनवरी को आपको पढ़ाया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। ये उस प्रोग्राम की एक फोटो है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले डाई स्काई पार्क की उपलब्धि किसे दी गई है? तो भारत का पहला डाई स्काई पार्क कौन बना है? पेच टाइगर रिजर्व। जो पेच टाइगर रिजर्व है उसको भारत का पहला डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि दी गई है। तो पेच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्या मैटर है, उसको पर डिटेल एनालिसिस से कवर कर लेते हैं। स्थान क्या है इसका? तो ये रिजर्व मध्य प्रदेश में सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है, और महाराष्ट्र में नागपुर जिले में एक अलग अभ्यारण्य के रूप में जारी है। तो महाराष्ट्र का जो नागपुर जिला है वहां पर ये सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों के अंदर ये उपस्थित है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उसके दक्षिणी छोर पर स्थित है पेच टाइगर रिजर्व है, जिसको डार्क स्काई पार्क की उपलब्धि दी गई है। इसका नाम पेच नदी के नाम पर रखा गया है, जो रिजर्व के माध्यम से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। जो ये रिजर्व है उसके मध्य से, ठीक है, उसके मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है पेच नदी, और इस पेच नदी के नाम पर इसका नाम पेच टाइगर रिजर्व रखा गया है। इसमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेच राष्ट्रीय उद्यान, पेच मोगली अभ्यारण्य और एक बफर शामिल है। तो इंदिरा प्रदर्शनी पेच राष्ट्रीय उद्यान, पेच मोगली अभ्यारण्य और एक बफर इसके अंदर शामिल है। पेच टाइगर रिजर्व और आसपास का क्षेत्र रुडियार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक की वास्तविक कहानी वाला क्षेत्र है। जो रुडियार्ड किपलिंग है उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक, उसके अंदर जिस जगह का वर्णन किया गया है वो इसी अभ्यारण्य का वर्णन किया गया है, पेच टाइगर रिजर्व का। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद करने हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अपन अलग अलग टॉपिक पे जो भी करंट के टॉपिक हैं या अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर भी अपन चर्चा करते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हुए मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार के आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है? ताइवान में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो ताइवान के अंदर कल राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट आए थे, जिसके अंदर विलियम लाई चिंगते, जो विलियम लाई चिंगते हैं वो नए राष्ट्रपति के रूप में विजयी हुए हैं, ठीक है। तो ये उनकी फोटो है विलियम लाई चिंगते की, ठीक है, नाम ही ऐसा है, और ये ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं। इन्होंने होउ यू ईए को हराया था। किसको हराया था? होउ यू ईए को 9 लाख वोटों से हराया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 9 लाख वोटों से हराया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो
आगे आने वाले एग्जाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चीन के साथ इनका बहुत ही जोरदार टकराव चल रहा है। चीन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और जब ये जीते थे तो चीन के जो राष्ट्रपति है उनका एक बयान भी आया था। क्या आया था वो अगली स्लाइड पे अपन देखेंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। चुनाव परिणाम क्या रहे थे? तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसको डीपीपी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार विलियम लाई चिंगते ने ताइवान में हालिया राष्ट्रपति चुनाव जीता है और डीपीपी के लिए लगातार तीसरी बार अभूतपूर्व कार्यकाल हासिल किया है। जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है वो लगातार तीसरी बार वहां पर चुनाव जीती है और इस बार राष्ट्रपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? विलियम लाई चिंग ते को। ठीक है, चीन की प्रतिक्रिया क्या आई थी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बीजिंग ने, जो चीन के बीजिंग है, उन्होंने लाई की जीत पर गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने खतरनाक अलगाववादी करार दिया और ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में जोड़ दिया। ताइवान के आसपास चीन की सैन्य उपस्थिति बढ़ गई है जिससे संभावित संघर्ष की चिंता बढ़ गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बीजिंग है, उन्होंने इस जीत पर गुस्सा व्यक्त किया है और खतरनाक अलगाववादी करार दिया है। ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में उन्होंने जोर देकर बताया है कि जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है और ताइवान के आसपास चीन की सैन्य उपस्थिति भी बढ़ गई है जिससे वहां पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और ध्यान रखना है नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई चिंग ते, इनकी ये फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज है 16 जनवरी, तो आज कौन सा दिवस है? तो आज है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे है आज। 16 जनवरी को प्रतिवर्ष अपन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, क्या है? तो ये नया दिवस है, अभी अपन ने 1-2 बार ही मनाया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। क्या है पूरा मैटर? 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को अपनाने की घोषणा की थी। उसी वर्ष भारत ने पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया था। कब मनाया था? तो 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कल 16 जनवरी है तो कल अपन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाएंगे। तो 2022 से, ज़्यादा नहीं है, पिछली बार मनाया था और दूसरी बार मना रहे हैं इसको। ठीक है, तो 15 जनवरी 2022 को घोषणा की थी और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अपन मनाते हैं। भारत के युवाओं के लिए नवाचार और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर चर्चा करने के लिए, स्टार्टअप उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो जनरल सी बात है, इसको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 13 जनवरी 2024 में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। इनका संबंध किस घराने से है? तो म्यूजिक के कौन से घराने से प्रभा अत्रे का संबंध है? तो किराना घराना। जो म्यूजिक का किराना घराना है उससे संबंध है गायिका प्रभा अत्रे का, और इनका 13 जनवरी को निधन हो गया था। इनको लेकर ये फैक्ट आप याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्रभा अत्रे हैं उनके गुरु कौन है, संगीत गुरु कौन है? तो प्रभा अत्रे ने किराना घराने के सुरेश बाबू माने और हीराबाई बड़ौदकर से शास्त्रीय संगीत सीखा था। तो हीराबाई बड़ौदकर और सुरेश बाबू माने इनके गुरु है। यह है प्रभा अत्रे की फोटो। इनको कुछ पुरस्कार मिल चुके हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार है उन पर एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। गायिका प्रभा अत्रे को जनवरी 2022 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जनवरी 2022 में इनको दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है भारत का, पद्म विभूषण, वो दिया गया था। इससे पहले उन्हें 1990 में पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो तीनों पद्म पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। 1990 में पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 के अंदर पद्म विभूषण। वर्ष 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है। टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। हाफिज अली खान जैसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको पुरस्कार मिल चुके हैं हाफिज अली खान, दीनानाथ मंगेशकर, टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, और 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 1990 में इनको पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 के अंदर पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। और कल इनकी मृत्यु हुई थी 13 जनवरी को। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो IMF ने $700 मिलियन के ऋण की मंजूरी कौन से देश को दी है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। इस पर अपन डिटेल एनालिसिस कल कर लेंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास भी मिलती रहेगी। अगर आपको PDF चाहिए तो वो कर लेना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।